हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपने टीडीएस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और टीडीएस चैप्टर की हमने एक लास्ट क्लास ली थी जिसमें हमने कुछ सेक्शंस करे थे। पहले हम उनको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं और एक एक चीज को जरा ध्यान से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बेटा एक बात समझना, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है। सर, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर कौन होता है? जो पेमेंट कर रहा है। ये कौन है? जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है। तो यही टीडीएस आपका डिडक्ट करेगा। तो जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है, या ऐसा मान लो जिसे गुड्स और सर्विस मिले हैं, तो वो बदले में इन रिटर्न आपको कुछ पैसे दे रहा है, वो टीडीएस डिडक्ट करते हुए चलता है। ठीक है, ये हमने कुछ बेटा बेसिक्स पढ़े थे इसके बारे में। और ये कब कटता है आपका, कब डिडक्ट होता है? पेमेंट और क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पेई विच एवर इज अर्लियर। पर बेटा बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप टीडीएस सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पर काटते हो। वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। ये उसकी लिस्ट है। ये लिस्ट आपको जब समझ में आएगी, जब आप पूरा का पूरा चैप्टर टीडीएस का पढ़ लोगे ना, तब आपको ये बातें अच्छे से क्लियर होगी बेटा। आ जाओ जरा इसके आगे चलते हैं। फिक्स रेट होता है, ये वाली बात ठीक है। और बाकी कई कई जगह पर जैसे आपका नॉन रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, उन केसेस में आपके रेट चेंज होते हैं। जनरली बाकी हर जगह फिक्स रेट रहता है। लेकिन जैसे आपका 192 सेक्शन सैलरी का सेक्शन है, जब आप उसमें टीडीएस काटोगे तो एज पर द स्लैब रेट काटते हो। ठीक है, कमर्शियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए टीडीएस कटता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। अब सबसे पहला आता है सैलरी। जरा सैलरी की बात ध्यान से समझना। सैलरी में कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयर ने किसी भी एम्प्लॉय को कोई पेमेंट करी, एम्प्लॉय रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है बेटा, जो स्लैब रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आप टीडीएस काटते हुए चलोगे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पर अगर आपका अप टू बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक चीजें हैं, समझ के चलना। अगर खाली बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक मेरी सैलरी है, मान लो मेरी पूरी सैलरी 2 लाख रुपए तक की है, तो मेरा कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मेरी टोटल जो सैलरी है वो 8 लाख रुपए की है, हाँ सर बिल्कुल टीडीएस कटेगा। और मैं क्या करूंगा, पहले मैं सारा का सारा टैक्स निकाल लूंगा। उस टैक्स के बाद अगर कहीं कोई और सेक्शन में मेरा पहले ही कोई टीडीएस कट चुका है, वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइड बाय 12 करूंगा। तो मेरे को हर महीने पता चल जाएगा मेरी सैलरी से कितना टीडीएस, कितना टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक की हमारी बातें हो गई थी। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा अगर आपकी कोई और इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एम्प्लॉयर को बोल रहे हो उस टाइम पे आपने बोला बेटा कि सर मैं तो सेक्शन 115 बीएसी लगाऊंगा, सेक्शन 115 बीएसी में कंसेशनल रिजीम दे रखी है, मैं उसके हिसाब से टैक्स लगाना चाहता हूं। तो क्या आप बाद में चेंज कर सकते हो? बाद में आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हो। बिल्कुल बेटा, आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये वाली बात हुई। यहाँ तक हमारी कोई और प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एचआरए, एलटीसी, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, चैप्टर 6 के जो भी डिडक्शन है, इन सब के आपको प्रूफ देने होते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसके बाद आओ, देखो मैंने आपको सेक्शन कैसे याद करवाए थे। पहले जो जो सेक्शन हो चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 192 है बेटा सैलरी का सेक्शन। 192 है आपका सैलरी का सेक्शन। इसके बाद सेक्शन है 192 ए, जो बात करता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। किसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, उसके बारे में बात करेगा। 193 आपका बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में। 194 आपका बात करता है डिविडेंड के बारे में, ये बात करेगा डिविडेंड के बारे में। 194 ए तक हमने पढ़ा था। ए का मतलब अलग अलग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो अदर देन सिक्योरिटी का है, जैसे जो बैंक वगैरह देते हैं, उनकी बात हमने करी थी। ठीक है ना, आपको सारे के सारे सेक्शंस याद रखने हैं बेटा। आओ इसके बाद जरा आगे चलते हैं। 192 ए में हमने बात करी थी, कोई भी बंदा किसी भी बंदे को दे रहा है, जनरली आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के पैसे देते हो, 10% का टीडीएस काटोगे। अगर साल में 50,000 तक है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सर 50,000 से जैसे ही आप ऊपर गए 60,000 हुए तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये आप टीडीएस जब काटोगे जब एम्प्लॉय को जो वो पैसा मिला एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, सिर्फ जब टीडीएस कटेगा। तो यहाँ सवाल आ रहा था सर एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल कब होता है? एम्प्लॉय के हाथ में बेटा वो टैक्सेबल होता है जब 5 साल से कम की सर्विस हुई। अभी 2 या 3 साल आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा और अब आप वहीं से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालना चाह रहे हो, उसको बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, 5 साल से कम की सर्विस हो। और एक बात आपको और बताता हूँ बेटा, अगर 5 साल से कम की सर्विस थी, मान लो 3 साल के बाद आप पैसा निकालना चाह रहे हो, 3 साल के बाद आपका जो सर्विस आप दे रहे थे वो आपने टर्मिनेट करी ड्यू टू इलनेस, तो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। ये एक जगह क्वेश्चन आया था, सीए का एक क्वेश्चन था कि ड्यू टू इलनेस उसने 5 साल से कम की सर्विस दी और उसके पास रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा आया। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर आपको 5 साल से कम में मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होता है पूरा का पूरा, सामने वाली पार्टी उस पर टीडीएस भी काटेगी। लेकिन अगर इलनेस की वजह से आपकी जॉब छूटी या आपने टर्मिनेट करी, तब आपको पैसा मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं आता है, ध्यान रखना। इलनेस वाली बात ध्यान रखना।
और अगर आप पैन फर्निश नहीं करोगे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? 30% स्लैब रेट, उसमें 37% का सरचार्ज जोड़ोगे जो कंपलसरी है, और 4% आप अपना HEC जोड़ोगे। ये काम आप करते हुए चलते हो, ये 3 चीजें आपको करती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जरा 1 सेकंड का मेरे को टाइम देना, 1 मिनट का खाली टाइम देना मेरे को। हाँ जी, आओ जी, जरा देखते हैं आप लोगों को वॉइस वगैरह सब आ रही है। हाँ सर, यहाँ तक हमारे को सारी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है। कोई भी बंदा किसी भी बंदे को, रेसिडेंट बंदे को कोई पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की तो 10% का TDS कटता है। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, LIC इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको कोई पैसा दे रहे हो, या जो डीमैट अकाउंट में आपके पास है उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कोई भी TDS नहीं कटेगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद आपका 194 डिविडेंड का है। जब कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी भी रेसिडेंट शेयर होल्डर को कोई 10 मतलब रेसिडेंट शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड दे रही है तो 10% का TDS आपका कटेगा, ठीक है। वही सेम बात थी कि वैसे नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल को अदर देन कैश में दे रहे हो तो 5,000 तक कोई TDS नहीं है, 5,000 के ऊपर है। सर बात आती है मैंने कैश में उसे 3,000 का डिविडेंड दिया, TDS आएगा? बिल्कुल TDS आएगा। कैश में कोई लिमिट नहीं है, कैश में आप 1 रुपए का डिविडेंड भी दे रहे हो तो TDS कटेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना, अदर देन कैश मतलब मैं बैंक वगैरह के थ्रू दे रहा हूँ और आप 5,000 तक दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 के ऊपर जाओगे तब TDS का अमाउंट आता है, उससे पहले कोई भी TDS का अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। 5,000 तक हमारा कोई TDS का अमाउंट नहीं। आपने 7,000 करा तो पूरे 7,000 पे 10% का TDS लगेगा। ये वाली बात हमारी हुई थी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी सारी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जरा आगे चलते हैं। इसके बाद आगे की बात समझना। आपका 194A आता है। ए का मतलब है अलग सिक्योर, अलग इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। तो इसमें होगा कोई भी बंदा जो मोहनलाल नहीं है। मोहनलाल का मतलब जिसका पिछले साल में बिजनेस की जो ग्रॉस रिसीट थी वो 1 करोड़ से कम है, या प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, तो वो लोग हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, बाकी सब लोग आएंगे। उन लोगों को कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10% का रेट था यहाँ पर। और हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक है, तो 40,000 तक के अमाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 40,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई TDS नहीं आएगा। 40,000 के ऊपर जाओगे इंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा। सीनियर सिटीजन के केस में बेटा 50,000 वाली ये बात थी, 50,000 तक। और अगर आपको इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक के अलावा कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो लिमिट 5,000 की है। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए मिल गए किसी कंपनी से तो वो आपका TDS बिल्कुल काट सकती है। आप वहां ये नहीं बोल सकते लिमिट 40 है। 40 बैंक की लिमिट थी, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन करा भी था, ठीक है। यहाँ तक कि बेटा हमारी सारी बातें हुई थी। एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये लिमिट आपकी पर बैंक होती है, पर ब्रांच नहीं होती। सेविंग बैंक पे भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इनकम टैक्स पे कोई इंटरेस्ट है, उस पर कोई TDS वगैरह नहीं आएगा कभी भी। एक हमने लास्ट बात पढ़ी थी बेटा, इसमें जो वो थी मैक्रो मॉनिटरिंग करते हुए प्रोविजनिंग के तौर पर आपके अकाउंट में कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो उस पर कहीं भी कोई भी TDS नहीं आता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। CBS सॉफ्टवेयर जो जो बैंक फॉलो कर रही होगी, ठीक है। यहाँ तक की हमारी सारी बातें हुई थी। अब इसके बाद जरा मैं आपको आज की क्लास बताता हूँ, मतलब जो हमारी लास्ट क्लास थोड़ी खराब हो गई थी माइक के इशू की वजह से। यहाँ से हम चालू करते हैं। तो बेटा इस क्लास में हमने सिर्फ 3 सेक्शन आगे और करे थे। मैं आगे और सेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा था ताकि सारे बच्चे एक बार पहले हमारे साथ जुड़ जाए, फिर आगे चलेंगे। तो हमारे लास्ट के 3 सेक्शन और हुए थे, तो मैं वो 3 सेक्शन आपको बताया। तो देखो कौन कौन से सेक्शन हुए थे। एक हुआ था बेटा 194B, एक सेक्शन हुआ था 194B, एक सेक्शन हुआ था बेटा 194BB, एक हुआ था 194BB और एक हुआ था 194C। तो सबसे पहले आप ये समझना, ये 3 सेक्शन आपको याद कैसे करने हैं। ऊपर के आपको सारे सेक्शन याद होंगे। पहला सेक्शन था 192, फिर 192A, फिर 193। 193 की कोई सीरीज नहीं है। फिर 194A, ए तक हमने बात करी थी। 194A के बाद हम आगे आज बात कर रहे हैं 194B, BB और C। तो देखो बेटा जो आपका 194B और BB है, ये दोनों ही कैजुअल इनकम के सेक्शन है। सर कैजुअल इनकम के सेक्शन है, बात समझ आती है, कैजुअल इनकम पे TDS काटो, पर 2 सेक्शन क्यों बनाए? इन्होंने ना अलग अलग कर दिया। इन्होंने बोला बी में सारी कैजुअल इनकम लेना लेकिन हॉर्स रेस को मत लेना। इन्होंने हॉर्स रेस के लिए अलग से सेक्शन बना दिया। कह रहे बस हॉर्स रेस के लिए अलग से सेक्शन है आपका BB। ये वाली बात ध्यान रखना। तो देखो बेटा ये BB का इन्होंने अलग से सेक्शन क्यों बनाया और आप इसको याद कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखो हमने ना बेसिक में एक बात पढ़ी थी, कैजुअल इनकम पे आपका टैक्स रेट सीधा 30% लगता है, ये आपकी स्पेशल इनकम होती है। और वहां हमने सेक्शन पढ़ा था बेटा 115BB।
हमने वहां पे सेक्शन पढ़ा था 115 डबल बी, तो आप वहां से डबल बी याद रखना। आगे यहाँ पर टीडीएस के जो सेक्शन है ना, सबकी सीरीज 194 वाली चलेगी। 194 में बहुत सारे हैं, जैसे सी, डी, डी ए, जे, के, ऐसे बहुत सारे आएंगे, एल ए, 194 एम, तो सीरीज तो 194 है। यहां से ध्यान रखना, यहाँ पे 194 बी भी था, तो टीडीएस के दो सेक्शन बन गए, एक 194 बी और एक 194 बी बी। सेक्शन याद रहेंगे? हाँ सर, सेक्शन बिल्कुल याद रहेंगे, याद रहेगा। 194 बी क्या है? कैजुअल इनकम, कोई भी किसी भी प्रकार की कैजुअल इनकम हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 194 बीबी क्या है? 194 बीबी है आपका हॉर्स रेस वाली बात करेगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं 194 बी कैजुअल इनकम में क्या कह रहा है। किसी भी बंदे ने किसी भी बंदे को कोई पेमेंट करी, जैसे मान लो आपने कौन बनेगा करोड़पति में कोई अमाउंट जीता, आपने किसी भी रियलिटी शो में कोई अमाउंट जीता, कोई लॉटरी खेली, ये सारी कैजुअल इनकम है। इस कैजुअल इनकम पे आपका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30%। 30%, शर्त यह है वो 10,000 से ज्यादा की कमाई होनी चाहिए। मान के चलो आपकी कमाई हुई 1,00,000 रुपए, तो उस पर 30% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, बाकी 70,000 आपको मिल जाएंगे। सर अगर मेरी जो कमाई है वो हुई 5,000 रुपए, कोई टीडीएस नहीं, अप टू 10,000 कुछ नहीं, 10,000 से ऊपर पूरे साल का मिला के 10,000 से जैसे आप ऊपर जाओगे तो पूरे अमाउंट पे 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? अब एक बात समझना, यहाँ तक की बात में कुछ भी नहीं था, कैजुअल इनकम नॉर्मल सी बात थी। मान लो आप आईपीएल खेल रहे हो, आईपीएल में आपने देखा होगा, आप किसी को बाइक गिफ्ट करते हो, आप किसी को कोई गाड़ी गिफ्ट करते हो, बेटा वो भी तो कैजुअल इनकम है। मान लो गाड़ी थी, मान लो गाड़ी थी 5,00,000 की, अब आप इस पे टीडीएस कैसे काटोगे? क्या आप ऐसे करोगे, भाई तू गाड़ी ले जा, चारों टायर मेरे पास रख जा, ये मेरा टीडीएस हो गया? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर मैं किसी को कोई गाड़ी दे रहा हूँ तो सामने वाले के लिए वो भी कैजुअल इनकम है। क्यों कैजुअल इनकम है? सर मेरे को पैसा नहीं मिला, पर मेरे को इनकम इन काइंड तो हुई है ना, इनकम तो हुई है। हाँ सही बात है। तो आप सोच के देखो, अगर एक बंदे ने, ये ए बंदा है जो बी को गाड़ी दे रहा है, बी को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, बी के लिए कैजुअल इनकम हो गई, तो ए उस पर टीडीएस कैसे काटेगा? सोचो। पैसे देता सॉरी, ठीक है, बताओ, पैसे देता तो टीडीएस काटना ना बहुत आसान हो जाता है। पैसे दोगे, टीडीएस काटना बहुत आसान है, पेमेंट में से आप टीडीएस काटते हुए चलो। एक बात बताओ, मैं सामने वाले बंदे को गाड़ी दे रहा हूँ, टीडीएस कैसे काटूं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 5,00,000 की गाड़ी थी, 5,00,000 का 30% बनता है 1,50,000। पहले आप 1,50,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करवा दो, जो टीडीएस काट रहा है या तो वो जमा करवा दे, या सामने वाला बंदा कोई भी पहले गवर्नमेंट के पास जमा करवा दे, तभी मैं गाड़ी रिलीज करूंगा, अदरवाइज गाड़ी में नहीं दूंगा। सिंपल सी बात। अगर कैजुअल इनकम पैसों में है कोई दिक्कत नहीं, अगर कैजुअल इनकम इन काइंड है तो उस पर जितना टीडीएस बन रहा है पहले वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा करवा दो, तभी आप विनिंग दे सकते हो, अदरवाइज आप विनिंग नहीं दे सकते। ये बात लिखी हुई है, देखो। If winning in kind, organizer will release the winning only after ensuring that the tax on winning paid to the government, जो टैक्स है पहले वो गवर्नमेंट के पास पे हो जाए। कौन? ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर कौन है? जो गाड़ी दे रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है। पहले जो उसका अमाउंट है, पहले आप टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा करवाओ, तभी आपको गाड़ी मिलेगी, अदरवाइज आप गाड़ी नहीं दे सकते आगे। ये वाली बात है हमारी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। 194 बी के बाद आपका अगला सेक्शन आता है बीबी, है ना। बीबी बात करता है सारी की सारी कैजुअल इनकम को छोड़ो, बस एक की बात करता है हॉर्स रेस की। पूरा सेक्शन सेम है, कोई भी बंदा किसी भी बंदे को हॉर्स रेस में कोई इनकम जीती, उसके आप पैसे दे रहे हो, 10,000 तक है, कोई टीडीएस नहीं। 10,000 से जैसे ऊपर गए तो इंटायर अमाउंट पे आपका 30% आ जाएगा, ये बात आपको भी पता है ना। 30% सीधा आ जाएगा, ये आपको पता है। टीडीएस विल बी डिडक्टेड विदाउट सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है, जरा ध्यान से मेरी बात समझना। हॉर्स रेस हो रही थी, हॉर्स रेस में पहली बार में आपको इनकम हुई, पहली बार में इनकम हुई 50,000, टीडीएस कितना कटेगा बताओ? सर टीडीएस कटेगा 15,000, इसका 30%, टीडीएस कटेगा 15,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। सर दूसरी बार में मेरे को इनकम नहीं हुई, लॉस हो गया, है ना। इनकम नहीं हुई, कोई लॉस हो गया 40,000 का, मैंने पैसे डाले तो सही हॉर्स रेस में, पर मैं जीता नहीं, लॉस हो गया, क्या मेरा कोई टीडीएस कटेगा? सर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब तीसरी बार में मेरे को फिर से इनकम हुई 2,00,000 की, अब बताओ टीडीएस कितना कटना चाहिए? क्या 2,00,000 पे टीडीएस काटूं, या 2,00,000 में पहले 40,000 का लॉस सेट ऑफ करूं? तो लॉ मेकर्स कह रहे हैं आप कोई लॉस सेट ऑफ मत करना, पहले 2,00,000 पे टीडीएस हमें दो 30%। सरकार कह रही है पहले 2,00,000 पे टीडीएस हमें दो 60,000, फिर सेट ऑफ करो जो सेट ऑफ करना है। पहले सेट ऑफ करने से पहले जो टीडीएस बन रहा है पहले वो डिडक्ट कर लो, उसके बाद करना, जो सेट ऑफ करना होगा तो करना, अदरवाइज मत करना, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये वाली बात लिखी हुई है, बताओ अब आपको क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर आपका ये सेक्शन भी खत्म हुआ, यहाँ पर आपका ये वाला सेक्शन भी खत्म हुआ, तो दो सेक्शन हमने पढ़े, एक है 194 बी और एक है बीबी। जैसे आपका सेक्शन था 115 बीबी कैजुअल इनकम का, वैसे ध्यान रखना ये कैजुअल इनकम का टीडीएस का सेक्शन है 194 डबल बी, जो बात करेगा हॉर्स रेस के ऊपर,
और बाकी अदर कैजुअल इनकम मेरी सारी की सारी यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक मिनट सॉरी, सर्दी लग गई थोड़ी सी, है ना। 194 बी कैजुअल इनकम के ऊपर बात करेगा, बी भी हॉर्स रेस के ऊपर बात करेगा। यहाँ तक की अपनी सारी बातें हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ। सर कोई डाउट कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमारे को सारा क्लियर है ना। आओ जी, इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट। सी से ध्यान रखना, सी से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस पे लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पक्का इसमें क्वेश्चन आता है, पक्का इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे जरा ध्यान से रखना। ठीक है, इस पे जरा स्टार मार्क करना। आओ जी, बस यही वाला मैंने लास्ट सेक्शन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसके आगे मैं नहीं बढ़ा था, तो ये वाला सेक्शन आपको भी करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले पेयर कौन, पेमेंट कौन कर रहा है? कोई भी बंदा जो मोहनलाल नहीं है। मोहनलाल नहीं है मतलब आप ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिसकी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया, या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं गया। आप छोटे मोटे लोग हो, आप टीडीएस नहीं काटोगे। और अगर आप उससे ऊपर के बंदे हो, आप टीडीएस बिल्कुल काटो। किसको पेमेंट कर रहे हो? किसी भी रेसिडेंट पर्सन को, मतलब हिंदुस्तानी को कोई पेमेंट आपकी हो रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो। रेट यहाँ पर 2 है, ध्यान रखना, यहाँ रेट 2 आ गए। पहला ऐसा सेक्शन जिसमें रेट 2 है। क्या? अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट है 1%, लेकिन ये अदर है तो टीडीएस का रेट है 2%। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब देखो, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टी होता है जो पेयर है, और ये होता है पेई। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी इसको पैसे देता है, कॉन्ट्रैक्टी इसको पैसे देता है काम करने के। ठीक है, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके इसने आपको गुड्स या सर्विस दिए और बदले में आप इसको पेमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ही पेमेंट करता है। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही। कॉन्ट्रैक्ट ही कोई भी हो, जैसे मान लो कोई कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई एचयूएफ हो, इसकी बात नहीं हो रही। आपने जिसे पेमेंट करी वो कौन सा बंदा है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है क्या? ये छोटे मोटे लोग इंडिविजुअल एचयूएफ है, या ये अदर्स है? इसकी बात हो रही है। अगर ये छोटे मोटे लोग हैं, आप टीडीएस काटो 1% के हिसाब से। अगर एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म बड़े लोग हैं, आप टीडीएस काटोगे 2% की रेट पे। इतनी सी बात है खाली। ठीक है, कौन पेमेंट कर रहा है वो मुद्दा नहीं है, वो मैटर नहीं करता। चाहे कंपनी करे चाहे पार्टनरशिप फर्म करे, कोई भी बंदा पेमेंट कर रहा है वो नहीं देखना। ये देखो पेमेंट हो किसको रही है, पेई कौन है, पेमेंट आप किसको कर रहे हो। अगर आप किसी छोटे मोटे इंसान को पेमेंट कर रहे हो, मेरा मतलब क्या है छोटे मोटे से? छोटे मोटे का मतलब कोई इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हो तो रेट आएगा 1%। लेकिन अगर मैं अदर को पेमेंट कर रहा हूँ, रेट आएगा 2%। यहाँ तक की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एग्जामेशन जरा ध्यान से समझना, एग्जामेशन क्या है? सिंगल पेमेंट 30,000 तक की अगर करते हो, 30,000 तक पे कोई टीडीएस नहीं है, 30,000 के ऊपर टीडीएस है। यह पूरे साल की मिला करके जब तक पेमेंट 1 लाख तक नहीं पहुंच रही तब तक कोई टीडीएस नहीं, जैसे 1 लाख से ऊपर पहुंचेगी टीडीएस आ जाएगा। ये वाली बात है। ठीक है, जरा इस बात को ध्यान से समझाता हूँ, समझना। इस बात के ऊपर ना एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, फिर आपको सारे मैं एडिशनल पॉइंट पढ़ा दूंगा। पहले इतनी बातें ध्यान से समझना। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, जरा इसका एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, फिर इस बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं। आओ जी, जरा इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, वो एग्जाम्पल लिखो। यहाँ आपका 194 सी खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। देखो आपका एग्जाम्पल क्या है, समझना। एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी है। ठीक है, क्या है? एबीसी कंपनी है। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के साथ आई तो मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर हो गया। आपको ये देखना है ये इंडिविजुअल है, ध्यान रखना बेटा, ये इंडिविजुअल है, मेरे को इसको देखना है। और अगर ये इंडिविजुअल है तो आपका टीडीएस का रेट आएगा 1%, 2% की बात नहीं होगी। कंपनी हो चाहे कोई भी, उसको नहीं देखना, जो पेमेंट कर रहा है वो नहीं देखते, पेमेंट किसको कर रहे हो वो बात ध्यान में। ठीक है, अब समझना इसके बाद। एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट इन ईयर। ये आप मेरे साथ साथ देखते चलना। एबीसी कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट इन ईयर। उसने अलग अलग अमाउंट दिए। पहला प्रीवियस ईयर 22-23 में दिए। प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक आपने अमाउंट दिए। अमाउंट ध्यान से समझना। पहला आपने 10 अप्रैल 2022 को अमाउंट दिया, कितना दिया? 26,000। बताओ कोई टीडीएस आएगा?
सर कोई टीडीएस नहीं आएगा, क्यों? 30,000 से कम है, सिंगल पेमेंट 30,000 से कम की होनी चाहिए। दूसरा, आपने 15 जून 2022 को पेमेंट करी 28,000 की, कोई टीडीएस आएगा? कोई टीडीएस नहीं आएगा। फिर आपने पेमेंट करी 10 दिसंबर 2022 को, कितनी पेमेंट करी? 29,000 की, क्या कोई टीडीएस आएगा? कोई टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि ना तो सिंगल पेमेंट 30 से ऊपर गई, ना अभी तक एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर गया। अगर आप इन सबका टोटल भी करोगे, एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर नहीं गया अभी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये तो तीनों आप पेमेंट कर चुके थे। इसके बाद एक आपकी पेमेंट ड्यू थी, 5 जनवरी को आपको पेमेंट करनी थी, 5 जनवरी 2023 को आपको पेमेंट करनी थी बेटा 25,000 की। बताओ क्या अब टीडीएस आएगा? बिल्कुल टीडीएस आएगा, ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, टीडीएस आएगा। यहाँ टीडीएस नहीं आया, यहाँ पर भी आपका टीडीएस नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीजन समझना। पहला रीजन यहाँ पर आपकी जो सिंगल पेमेंट है, तीनों के लिए रीजन बता रहा हूँ, तीनों के लिए। यहाँ पर जो आपकी सिंगल पेमेंट है वो लेस देन 30,000 है, 30,000 से कम है। एंड आपका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट भी अभी तक 1 लाख से कम है। अगर आप सबका टोटल करोगे 1 लाख अभी नहीं बैठ रहा। पर यहाँ पर बेटा आपकी सिंगल पेमेंट भले कम हो, यहाँ टीडीएस आएगा, यहाँ टीडीएस आएगा। क्यों? सर सिंगल पेमेंट तो कम है, ठीक है। एंड मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यहाँ एंड का मतलब है दोनों में से जो एक कंडीशन पूरी हो जाए, एक भी हुई पूरी तो हो जाएगा काम, ठीक है। सिंगल पेमेंट तो 30,000 से कम है, बट यहाँ बेटा एग्रीगेट आपका 1 लाख से ऊपर का आ गया। तो सर बताओ टीडीएस कितने अमाउंट पर आएगा? तो बेटा यहाँ आपका टीडीएस आएगा, पहले आप एग्रीगेट देखो, एग्रीगेट टोटल कितना बन रहा है। 1 लाख से ऊपर वाले पे अमाउंट में नहीं, पूरा अमाउंट लेना पूरा। तो पूरा कितना बना? पहली पेमेंट हुई 26,000 की, अगली पेमेंट हुई 28,000 की, फिर हुई 29,000 की, और फिर हुई 25,000 की। टोटल आया 1,08,000, टोटल आया 1,08,000। टीडीएस का रेट क्या है? 1%, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं इंडिविजुअल को, तो इसका 1%, इसका 1% मतलब 1,080 का आपका टीडीएस कटेगा। और टीडीएस किस में से कटेगा? लास्ट वाली पेमेंट में से, क्योंकि ये ड्यू है ना, अभी आपने पे नहीं करी, ऊपर वाली तो पे कर चुके हो। मान के चलो मैं सामने वाले बंदे को पैसे दे चुका हूं, क्या मैं उसे ऐसे बोलूंगा भाई तू पैसे वापसी कर, मैं टीडीएस काटूंगा फिर तेरे को दूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। जो पेमेंट हो चुकी है उसे छोड़ो, जो ड्यू है उसमें से काटोगे। सर ड्यू है 25,000, 25,000 में से मैं काटूंगा 1,080 और बाकी का अमाउंट आप उसे पे कर दोगे। तो 25,000 माइनस में 1,080, ये आ जाएगा आपका 23,920 की आप उसे लास्ट वाली पेमेंट कर दोगे और आपका टीडीएस कटेगा कितना? 1,080। क्या आपको टॉपिक समझ आया? पेपर में आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है जनरली। अगर बीच में कोई भी आपने पेमेंट 30,000 से ज्यादा की कर दी होती, मान लो 35,000 की कर दी, तो उस वाली पेमेंट पे आप उसी टाइम पे टीडीएस काट लेना, ठीक है ना। उस वाली पेमेंट पे सीधा 1% या 2% उसी टाइम पे टीडीएस कट जाएगा, जहां 30,000 से ऊपर। 30,000 से ऊपर नहीं देखना तो पूरे साल में देखो, जहां 1 लाख से ऊपर हो गया आप टोटल अमाउंट पे एक साथ टीडीएस काट लोगे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में से, जो अभी पे करनी बाकी है। मान लो वो भी पे हो गई, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता भाई, वो भी पे हो गई तो टीडीएस कहां से काटोगे? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको अब एग्जामिशन तो समझ आ गई, 30,000 और 1 लाख का क्या हिसाब है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं हटा रहा हूं उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब जरा इसके बाद बहुत सारे पॉइंट और दे रखे हैं, जरा एडिशनल पॉइंट पढ़ना, बस एडिशनल पॉइंट मेरे को कराने हैं, आज की क्लास इतनी ही है, खाली समझना। फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या काम आएंगे? एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ये सब काम आएंगे। केटरिंग को भी आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। अगर आपने कोई गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करा है अदर देन रेलवे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे सारे रिश्तेदार मिल करके हम कहीं पर घूमने गए तो हमने एक टेम्पो ट्रेवलर बुक करा, बेटा वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, आप टीडीएस काटोगे, अगर आप मोहनलाल की कैटेगरी में नहीं आ रहे तो आप टीडीएस काटोगे सामने वाले का, क्योंकि हम मोहनलाल की कैटेगरी में आ जाते हैं इसलिए हम टीडीएस काटते नहीं है जनरली, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। यहाँ तक की बातें हो गई? हाँ सर, यहाँ तक की हमारी सारी की सारी बातें हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना रेलवे नहीं होनी चाहिए, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या? वो रेलवे नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी हो वो रेलवे नहीं होनी चाहिए, बाकी हर जगह कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक समझना जरा ध्यान से, अगले टॉपिक में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाइंग प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट। वो जॉब वर्क होता है और वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएगा। जरा इस बात को समझना, इस पॉइंट पे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। इस पॉइंट में आपका क्या आएगा? देखो यहाँ एग्जांपल लिखना, मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स नहीं, कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं आपकी बार, है ना। मान लो एबीसी कंपनी है और एबीसी कंपनी को अपने ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर बनवाना है, ऑफिस के लिए फर्नीचर बनवाना है। किससे बनवाना है? मिस्टर एक्स से फर्नीचर बनवाना है, ठीक है। क्या करना है? एबीसी कंपनी को ऑफिस का फर्नीचर बनवाना है मिस्टर एक्स से, और इसके लिए आपने क्या करा? इसके लिए जो लकड़ी है, जो वुड है, वो आपने इनको दी, जो लकड़ी है वो आपने इनको दी, और इसके बाद इसने फर्नीचर बना करके आपको दिया। इसको बोला जाता है बेटा जॉब वर्क,
इसको बोला जाता है जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब मटेरियल अपना मैं दे रहा हूं और उस मटेरियल पे सामने वाला बंदा काम करके मेरे को दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बात सिर्फ जब ही आएगी, एक तो वो मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, मतलब वो रेडीमेड चीज मुझे नहीं दे रहा, रेडीमेड दे रहा है तो सेल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसा मैं चाह रहा हूं वो वैसा बना रहा है और साथ में उसको मटेरियल मैं दे रहा हूं तभी यहां पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैंने मटेरियल नहीं दिया तो भी आप सेल मान के चलोगे, पर मैंने उसे मटेरियल दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और उस पर टीडीएस लगेगा। बस इतनी सी बात हो रही है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, मैं अपना कोई भी चीज किसी से बनवा रहा हूं और उसका कोई रॉ मटेरियल है या कोई भी मटेरियल या तो मैं दे रहा हूं या मेरी कोई एसोसिएट फर्म दे रही है। ध्यान से समझना, या तो मैंने दिया या मेरी किसी एसोसिएटेड फर्म ने दिया। सर एसोसिएटेड फर्म मतलब जहां पे मेरी कोई शेयर होल्डिंग है, ऐसा होता है ना। मेरे को पता है अगर मैं दूंगा तो टीडीएस लग जाएगा, मैंने अपने ही किसी पार्टी से उसके पास सामान पहुंचवा दिया, तो लॉ मेकर्स ने उसको भी कवर कर लिया कि भैया हम तो मान के चलेंगे इस पे भी आपका टीडीएस आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से पढ़ना, देखो क्या लिखा है। कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहे हो, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय सच कस्टमर, या तो कस्टमर ने दिया या एसोसिएट ने दिया, तो आप मान के चलोगे वो जॉब वर्क है आपका। ठीक है, आगे चलें, एक अगला पॉइंट देखना। इफ पेमेंट मेड फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पेमेंट करी है, उस पर टीडीएस नहीं आता। एग्जांपल बताता हूं, मैंने अपने घर के लिए कोई सोफा बनवाया, पर्सनल पर्पस के लिए कोई पेमेंट करी, उस पर टीडीएस नहीं आएगा। किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ। आप बेटा खुद समझ के देखो, अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, इनका पर्सनल पर्पस क्या होगा? पर्सनल पर्पस किसका होता है? सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का। तो इंडिविजुअल एचयूएफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी को आप कोई पेमेंट कर रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, टीडीएस नहीं आएगा। ऑफिस पर्पस के लिए कर रहे हो, टीडीएस बिल्कुल आएगा। पर्सनल पर्पस के लिए कोई टीडीएस किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये वाली बात क्लियर हुई? हाँ सर ये वाली बात भी क्लियर हुई। आगे देखो, if payment made to transporter and he does not own more than 10 vehicle at any time during previous year and furnish the declaration with PAN, no TDS। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी ट्रांसपोर्टर को जिसके पास पूरे साल में एट एनी टाइम 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं थे, 10 से ज्यादा व्हीकल है टीडीएस काटो, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, वो छोटा सा कोई टेम्पो ट्रेवलर है, उसने आपको डिक्लेरेशन भी पैन के साथ दे दी, तो आप उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे। इतनी सी बात लिखिए, बात मान के चलना, पूरे साल की बात है, पूरे साल में कभी भी 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए मोटर व्हीकल। कभी पूरे साल में आपके 11 मोटर व्हीकल थे, आपने बेच दिए फिर 10 हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे साल में 10 या 10 से कम होने चाहिए, 10 से ज्यादा मोटर व्हीकल मेरे नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, तो टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, और साथ में उसने डिक्लेरेशन दी हो पैन के साथ, तब टीडीएस नहीं आएगा, अदरवाइज आपका टीडीएस लगेगा। इसमें से जितने बच्चों ने ये बात मेरे साथ पीजीबीपी पढ़ी होगी, तो पीजीबीपी में भी हमने एक जगह पढ़ा था, प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन था 44 AE, वहां पर भी हमने बात पढ़ी थी कि प्रिजम्पटिव इनकम वही लगता है जहां पर 10 से ज्यादा मोटर व्हीकल होते हैं। तो आप वहां से ये चीज याद रख सकते हो। जिनको पीजीबीपी नहीं पता, आप ऐसे ही नॉर्मल याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चले। हाँ सर इसके बाद आगे चलो। अब देखो, जो बेटा जॉब वर्क वाली बात हमने करी, जहां पर मैं अपना मटेरियल दे रहा था, मैंने सामने वाले को अपना मटेरियल दिया, उसने सोफा बना के दिया। जब उसने सोफा बना के दिया, सोफा जब उसने बनाया सामने वाले ने, मटेरियल मैंने दिया था, पता उसने बिल कैसे काटा? उसने बोला तुम्हारा मटेरियल था 20,000 का, तुम्हारा मटेरियल, ऐसे लिखता हूं, तुम्हारा मटेरियल था 20,000 का, मेरी सर्विस लगी 30,000 की, टोटल सोफा हुआ 50,000 का, टोटल सोफा हुआ 50,000 का। इसके ऊपर उसने जीएसटी वगैरह जो था लगाया। आप टीडीएस किस पे काटोगे? अगर उसने आपका मटेरियल अलग से बताया है तो सिर्फ सर्विस वाले अमाउंट पे टीडीएस काटो, मतलब जो आपने मटेरियल दिया उस पर आप टीडीएस मत काटना। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको सीधा सोफे का बिल बना के दे रहा है 50,000, उसमें वो अलग से सेपरेट नहीं कर रहा कि आपने कितना मटेरियल उसे दिया है, तो फिर आपको मजबूरी में पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। यही बात लिखिए, बात समझो, बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है। पहली बात, जॉब वर्क का केस यहाँ कब आता है? जब आप कोई मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, आपने कोई मटेरियल सप्लाई करा, सामने वाले ने बिल में उसे अलग से दिखाया कि सर ये मटेरियल आपने दिया था, ये सर्विस मेरी है, तो आप टीडीएस काटोगे खाली उसकी सर्विस वाले अमाउंट पे, अपने वाले अमाउंट पे नहीं, अपने वाले मटेरियल पे आप नहीं काटोगे। पहली बात हुई। दूसरी बात जरा ध्यान से समझना, दूसरी बात में क्या है, आपको कुछ उसने अलग अलग नहीं करा, सारा एक साथ बता दिया, पूरे पे टीडीएस काट लो। देखो ये लिखा है, मटेरियल वैल्यू सेपरेटली मेंशन इन इनवॉइस, टीडीएस डिडक्ट होगा इनवॉइस वैल्यू पे एक्सक्लूडिंग मटेरियल, मटेरियल को छोड़ के आपका पूरे इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, इफ नॉट सेपरेटली मेंशन, टीडीएस डिडक्ट होगा फुल इनवॉइस वैल्यू पे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, यहाँ बच्चा बोलता है सर चलो मटेरियल सर्विस की बात समझ आ गई, अगर जीएसटी अलग से दिखा रखा है तो? बेटा अगर जीएसटी आपको अलग से दिखा रखा है तो टीडीएस आएगा बिना जीएसटी वाले अमाउंट पे, मतलब बेसिक अमाउंट पे। मान के चलो 10,000 का अमाउंट था, 1,800 का जीएसटी था, टोटल अमाउंट हुआ 11,800। अगर आपको जीएसटी अलग से दिखा रखा है, आप टीडीएस काटोगे बिना जीएसटी वाले अमाउंट पे, मतलब बेस वैल्यू पे काटोगे, 10,000 पे काटोगे।
पर मैं आपको टोटल अमाउंट बता रहा हूँ 11,800, मैंने आपको जीएसटी का अलग से कोई कंपोनेंट नहीं बताया। अब आपका टीडीएस पूरे इसी पे 1% या 2% का कटेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, दो केस है। कौन कौन से दो केस हैं? पहला केस है आपका मटेरियल का और सर्विस का। जो आपने मटेरियल दिया अलग, वो अगर वो अलग से है तो उसको छोड़ दो, बाकी पे टीडीएस काटो। अगर वो अलग से नहीं है, टोटल पे काट लो। सेम अमाउंट जीएसटी के साथ है, जीएसटी अलग से बता रखा है, जीएसटी को छोड़ के बाकी अमाउंट पे टीडीएस काट लो। जीएसटी वाला अलग से नहीं दे रखा तो टोटल पे काटो, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, ये 3 पॉइंट पे लगाना इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इन 3 पॉइंट पे लगाना इंपॉर्टेंट। अभी समझाता हूँ ये आपके 3 पॉइंट क्या है, ठीक है। पहले इन 3 पॉइंट से छोड़ के हम पहले बाकी के नीचे के 3 पॉइंट करते हैं, फिर ऊपर वाले पे चलेंगे। देखो जी, पहले ऊपर के 3 पॉइंट, नीचे वाले 3 पॉइंट समझाता हूँ। पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू सेलर ऑफ गैस। ये जनरली कोर्ट में केस गया था कि जो गैस को परचेज कर रहा है और जो गैस को सेल कर रहा है, मेरे को दोनों का आप बस इतना सा बताओ, जो गैस को परचेज कर रहा है या जो गैस को सेल कर रहा है, अगर पेमेंट करते टाइम क्या कोई टीडीएस का अमाउंट बनेगा? अगर आपने कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाया है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे होता है कि आप गैस सिलेंडर एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर लेकर के आ रहे हो, तो बस वो इतनी सी बात पूछ रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, गैस के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, क्या उस पर कोई टीडीएस आना चाहिए? याद रखना, उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। ये कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी, उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा। फिर सर्विस ऑफ इवेंट मैनेजर, इस वाले पॉइंट पे भी स्टार लगाना, पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया पूरे के पूरे इवेंट को मैनेज करने का, बेटा वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा 194C में, आपका टीडीएस आएगा। पर ध्यान रखना अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इन्होंने किसी और सेक्शन में कवर कर रखा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़ करके बाकियों के लिए बात बोली। जैसे मान लो मैंने मैरिज का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको मैरिज में सारी चीजें देखनी है, आपको केटरिंग भी देखनी है, आपको डेकोरेशन भी देखनी है, आपको सब चीजें देखनी है, तो मैं उस पर टीडीएस काटूंगा, बिल्कुल काटूंगा। पर अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कोई ऑर्गेनाइजर है तो आप उसमें टीडीएस नहीं काटोगे, वो किसी और सेक्शन में आएगा, 194C में नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को, ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को, और बी ने ये काम आगे बहुत सारे लोगों से करवाया, C, D, E, F सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आगे, तो ए तो टीडीएस काटेगा बी के साथ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। पर आगे जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बेटा इस अमाउंट पे भी टीडीएस आएगा, ध्यान रखना, बस ये बात है। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो भी 194C में आता है, आपने आगे किसी को उसमें से छोटा सा कोई पार्ट करने को दे दिया तो उस पर भी टीडीएस बनेगा, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट माना गया, सब कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, उस पर भी आपका टीडीएस आएगा, ठीक है। मान के चलो आपको मैरिज का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला 10 लाख का, तो पहले तो 10 लाख जो आपको पार्टी पे कर रही है उस पर टीडीएस काटेगी। अब 10 लाख में से आपने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आगे दे दिया, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने आगे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया, तो जब आप उसे पेमेंट करोगे तो आप भी वहां पे टीडीएस काटोगे, इतनी सी बात है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो कमा रहा है ना, तो सब कॉन्ट्रैक्ट को भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये आपके 3 पॉइंट बचे हैं, जरा इन 3 पॉइंट को समझ लो। और ये 3 पॉइंट क्या है, इनको ना जरा एक सीक्वेंस में बताता हूं, उसी सीक्वेंस में आप याद रखना बस। ये भी कोर्ट के केसेस के जजमेंट है, लेकिन ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो, सबसे पहला आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने पेमेंट करी किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। सबसे पहले आप किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसे देते हो कि सर आप ना हमारी एड दिखा देना, तो जब आप क्लाइंट ने कोई पेमेंट करी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, टीडीएस आएगा, ठीक है। मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट या अपने किसी भी सर्विस की एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं एजेंसी को कोई पैसे देता हूं, तो जो आपने पैसे दिए उस पर टीडीएस आएगा, बिल्कुल उस पर टीडीएस आपका आएगा। अगला समझना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये क्या करती है, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी आपकी होती है, ये आगे पेमेंट करती है चैनल को, जो टीवी चैनल होते हैं, ये टीवी चैनल या न्यूज़पेपर को पेमेंट करती है। बेटा ध्यान रखना, इस पे टीडीएस नहीं है, कोर्ट की जजमेंट थी कि इस पे टीडीएस आप मत लगाओ, इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से मत मानो, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हमने अलग रख रखा है। जब क्लाइंट ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पैसे दे दिए, उस पर टीडीएस आ गया, एडवर्टीजमेंट एजेंसी आगे किसी भी चैनल के पास जा रही है कि सोनी टीवी पे गई, जी टीवी पे गई, कि ये हम दिखाना चाहते हैं आपके चैनल पे, या आप कोई न्यूज़पेपर में ऐड दिखाना चाह रहे हो, तो जो आप उसको पेमेंट करो उस पर कोई टीडीएस नहीं है फिर, ठीक है। टीडीएस आपका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं, वो हमने नीचे पढ़ लिया। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे टीडीएस आएगा, आगे टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। एक बात हुई। अब समझना, जो ये टीवी चैनल होते हैं, जो ये ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, टीवी चैनल या ब्रॉडकास्टर्स पता क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दिखाते हैं, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं आपकी बनी हुई किसी चीज को, ठीक है। तो टीवी चैनल या ब्रॉडकास्टर ने पेमेंट करी प्रोडक्शन हाउस को, ठीक है,
मान लो ये टीवी चैनल है, ये टीवी चैनल का ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर मतलब जिसने कुछ बनाया है ना, और वो ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तो वो प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है बाद में, जब पैसा आ जाता है सारा तो वो प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है, वो प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है। यहाँ तक की बात ठीक है? हाँ सर बिल्कुल, प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है, यहाँ तक हमारे को सारी बातें क्लियर है। तो अगर आप प्रोडक्शन हाउस को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो बेटा बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, यहाँ टीडीएस नहीं आएगा अगर ब्रॉडकास्ट हुआ है कोई भी प्रोग्राम बिना आपकी स्पेसिफिकेशन के। अगर वो एज पर स्पेसिफिकेशन है तो टीडीएस आएगा। सर बिना स्पेसिफिकेशन के मतलब कोई रेडीमेड प्रोग्राम है उसमें आपकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लगी, अगर आपकी कोई स्पेसिफिकेशन लगी है तो टीडीएस आएगा। ये सेम वही पॉइंट हो गया, अगर कस्टमर अपने हिसाब से कोई चीज बनवा कर करना चाह रहा है टीडीएस आएगा, पर उसने कोई रेडीमेड प्रोग्राम दिखा दिया उस पर टीडीएस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, लास्ट वाले पॉइंट का एग्जाम्पल देता हूं, जरा ध्यान से समझना। टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर्स ने धर्मा प्रोडक्शन को पेमेंट करी, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शन को पेमेंट करी कि सर जो चीज हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं है ना, आप उसमें प्रोड्यूस करो, ठीक है, बाद में जो होगा हम पेमेंट आपको कर देंगे, आप उसमें पैसा लगाओ, बाद में हम आपको पेमेंट करेंगे। तो जो वो प्रोग्राम बन रहा था वो प्रोग्राम एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन हाउस या एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द क्लाइंट के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना, तो आपका टीडीएस आएगा पेमेंट के टाइम पे। पर स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं थे, बस एक बात देखना क्या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन थी या नहीं थी। अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है तो टीडीएस आएगा, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन नहीं है तो कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अगर इन तीनों पॉइंट को हम कंबाइन करें तो देखो, अगर हम इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करें तो कुछ नहीं है। सबसे पहला क्लाइंट ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कोई पेमेंट करी, टीडीएस आएगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने आगे टीवी चैनल या न्यूज़पेपर को कोई पेमेंट करी, टीडीएस नहीं आएगा। फिर टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर ने प्रोडक्शन हाउस को कोई पेमेंट करी, तो बस एक बात ध्यान रखना, अगर एज पर स्पेसिफिकेशन है टीडीएस आएगा, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है टीडीएस आपका नहीं आएगा, बस इतनी सी ही बात है। यहाँ आपका बेटा 194C पूरा का पूरा खत्म होता है, यहाँ आपका 194C पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है। एक बार जस्ट मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ 194C है क्या, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ 194C है क्या, जरा बात को समझना, बहुत नॉर्मल सा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 194C में बात करी गई, जो भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो अदर देन मोहनलाल आप हो तो आपका टीडीएस आएगा। दो बातें ध्यान रखना, पेमेंट अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर की है तो आएगा, पहली बात, और दूसरा एग्रीगेट पेमेंट अगर आपकी 1 लाख से ऊपर की है पूरे साल में तो टीडीएस आएगा, पूरे अमाउंट पे आएगा। जो लास्ट में हम पेमेंट कर रहे होते हैं उस पर एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। 1% और 2% का रेट है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है 1%, अदर कोई है तो 2%, ठीक है। यहाँ तक की हमारी बातें हो गई थी। इसके बाद मैंने बात करी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लोग आएंगे, एडवर्टीजमेंट, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, सब लोग आते हैं। अगर आपने कोई मटेरियल दिया, चाहे आप दे रहे हो चाहे आपका कोई एसोसिएट दे रहा है, तो उस काम को जॉब वर्क बोला जाता है, तो उस काम पे भी टीडीएस आएगा। अगर बिल में आपका मटेरियल अलग है तो बाकी वाले अमाउंट पे टीडीएस लगाना, आपका मटेरियल अलग नहीं है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस आएगा। किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, 10 से कम व्हीकल है उसके पास, टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। जॉब वर्क वाली बात बता दी आपको। पहले नीचे के 3 पॉइंट बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो गैस के होते हैं कोई टीडीएस नहीं है। इवेंट मैनेजर पे टीडीएस आएगा 194C में, अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले। कॉन्ट्रैक्ट में आपका सब कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। ये बात हमने क्या करी, क्लाइंट ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कोई पैसे दिए, टीडीएस आएगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने आगे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल को कोई पैसे दिए, कोई टीडीएस नहीं आएगा। ब्रॉडकास्टर ने कोई पैसे प्रोडक्शन हाउस को दिए, अगर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन वो चीज बनी है टीडीएस आएगा, एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन नहीं बनी तो टीडीएस नहीं आएगा, इतनी सी बात ध्यान रखो। तो हमारे टोटल कितने सेक्शन होगा ध्यान रखो, 192 हो गया, 192A हो गया, 192 है सैलरी, 192A है एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 है आपका डिविडेंड, 194A है इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194B है आपका कैजुअल इनकम अदर देन हॉर्स रेस, 194BB है हॉर्स रेस की कैजुअल इनकम, 194C है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक की हमारी बातें हुई बेटा, इतना आप रिवाइज करके रखना। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 194C से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप करके रखना। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आपके पास मेरा नंबर है ही, ऐसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।